हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ई विद्या क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, आज आपको ई विद्या क्लासेज के अंदर यूनिट नंबर 6 पढ़ाई जाएगी, जिसका लेक्चर नंबर 3 होगा और यूनिट का नाम है इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों, आप वे सभी बच्चे जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इस लेक्चर से, ये जो लेक्चर आपको कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, और आप इनसे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 इक्विलिब्रियम का। और इस लेक्चर में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अब। प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे वैद्युत अपघटय कौन से होते हैं। विद्युत अपघट्य किन्हें बोलते हैं? विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जब ये गलित अवस्था में होते हैं या जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो इनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है बच्चों। तो इसलिए इन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एसिड हो सकते हैं, अम्ल, क्षार हो सकते हैं, धातु के ऑक्साइड हो सकते हैं, ये सभी क्या है? विद्युत अपघट्य है। और इनका जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो जैसे कि NaOH, HCl, NaCl, KCl, सब क्या है? ये सब के सब विद्युत के अपघट्य हैं, क्योंकि इन सब के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ये होता है विद्युत अनअपघट्य। ये क्या होते हैं? विद्युत अनअपघट्य क्या होते हैं बच्चों? विद्युत अनअपघट्य वे होते हैं जो विद्युत अनअपघट्य कौन से होते हैं? जो विद्युत के चालक नहीं होते हैं, गलित अवस्था में हो या जलीय विलयन में है, उनमें किसी भी कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक नहीं होते, विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं।
वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक नहीं होते क्या कहलाते हैं? विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, जैसे कि चीनी हो गई, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सब क्या है? ये विद्युत के कुचालक हैं, विद्युत के चालक है ही नहीं। अब आता है जो विद्युत अपघट्य होते हैं इनका वर्गीकरण। विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। अब जो पदार्थ विद्युत अपघट्य होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं देखिएगा बच्चों। जो होते हैं विद्युत अपघट्य ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो होते हैं जो फैराडे थे, तो फैराडे ने विद्युत अपघट्य पदार्थों को दो जगह बांटा था। एक तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत और दूसरे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब यहां पर आती है बात कि प्रबल कौन से होते हैं, दुर्बल कौन से होते हैं। बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? देखो प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विलयन की प्रत्येक सांद्रता पर। प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विलयन की प्रत्येक सांद्रता पर, चाहे कुछ भी सांद्रता हो, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। तो कौन से होते हैं? जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे आता है यहां पर NaCl, KCl, KNO3, HNO3, K2SO4, HCl, ETC। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, क्योंकि जब इन्हें आप NaOH है तो NaOH का जब हम एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे इसे, तो Na सॉल्यूशन को जब हम एक्वस जल में घोलेंगे तो ये तुरंत ही क्या होगा? Na आयन में और Cl आयन में पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएगा। Na आयन और Cl आयन में कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा।
तो क्या है ये? प्रबल वैद्युत अपघट्य है। हमने ले लिया NaCl और इसे भी हमने क्या काम किया, एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया, तो Na पॉजिटिव AQ प्लस Cl निगेटिव AQ अपने आयनों में डिवाइड हो गया। तो ये क्या है? यह भी एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है, क्योंकि इनके जलीय विलयन पूरी तरह से अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं। आपने लिया KCl, डाल दिया AQ में, K आयन AQ प्लस Cl आयन AQ। ऐसा मान के चलिए कि एक विलयन है और उस विलयन में यदि 100 मॉलिक्यूल हैं NaCl के या KCl के या NaOH के या किसी भी प्रबल वैद्युत अपघट्य के, तो वह 100 के 100 मॉलिक्यूल अपने आयन में डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए क्या है? वह प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अब बताते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन से होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। वे दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और ये विद्युतें कुछ अलग भी होते हैं, पूर्ण क्षेत्र चालक नहीं होते, होते हैं बहुत मामूली से, तो दुर्बल होते हैं ये। तो ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं माना जाता। ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। इनके एग्जांपल लिखिएगा। ये हो गए। आप एसिटिक अम्ल लीजिए, CH3COOH, NH4Cl ले लीजिए, HCOOH फॉर्मिक एसिड ले लीजिए, जितने भी एमीन होते हैं RNH2 ले लीजिए। सब क्या है? ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं। अगर आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और अपने आयनों में टूटेगा भी, परंतु पूरी तरह से कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा। तो ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इसलिए ये साम्य में रहते हैं, क्योंकि एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में अनआयनीकृत एसिटिक एसिड के अणु जो होते हैं, कुछ एसीटेट आयन बनाते हैं और कुछ बनाते हैं प्रोटॉन।
इसका कारण यह है कि एसिटिक एसिड बहुत कम वियोजित होता है और इसलिए एसिटिक अम्ल और उसके आयनों के मध्य क्या होती है, साम्य अवस्था में रहते हैं। एसिटिक अम्ल उसके आयन इसमें रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब आपको वियोजन की मात्रा के बारे में समझा जाएगा। क्या होती है वियोजन की मात्रा? विलयन में घोले गए विद्युत अपघट्य, जो विलयन में हम विद्युत अपघट्य घोलते हैं NaCl, NaOH, KOH वगैरह, विलयन में घोले गए विद्युत अपघट्य के कुल आयनों का वह भाग के कुल आयनों का वह भाग जो वियोजित होता है, वियोजित होता है, विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कहलाता है। विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कहलाता है। विलयन में घोले गए विद्युत अपघट्य के कुल आयनों का वह भाग जो वियोजित होता है, विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कहलाता है। इसे हम अल्फा से करेंगे प्रदर्शित बच्चों, और अल्फा बराबर हो जाएगा वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या अपोन में वियोजन से पूर्व अणुओं की कुल संख्या। अब इसके बाद आता है बच्चों अम्ल। अम्ल क्या होते हैं बच्चों? अम्ल किन्हें कहते हैं? तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हम बात बताएंगे पहले आपको। आर्हीनियस अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं। एग्जाम्पल है HCl, AQ,
H आयन प्लस Cl आयन। HNO3 ये भी जलीय विलयन में आयन देगा। कौन से आयन देगा? H आयन देगा और NO3 आयन देगा। तो ये होते हैं अम्ल। तो बेटे ये क्या हो गए? जो भी H आयन देंगे वो ही अम्ल कहलाएंगे। जैसे देखो ये रहा H2SO4 AQ क्या बन गया? 2H आयन प्लस SO4 2 निगेटिव। तो ये भी क्या हो गया? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल हैं। ये भी अम्ल है, परंतु ये दुर्बल अम्ल है। ये सब प्रबल थे सारे वाले, और ये दुर्बल है। HCOOH हुआ, CH3COOH, HCN, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल। ये क्या थे? ये प्रबल अम्ल थे। ये प्रबल है और ये दुर्बल है। तो जो विलयन जो पदार्थ H आयन देंगे विलयन में जल में घुलकर, तो सभी क्या कहलाएंगे? वो अम्ल कहलाएंगे। अब आता बच्चों क्षार कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं? क्षार कौन से होते हैं? बेस वे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, NaOH प्लस जल क्या बन जाएगा? NaOH को जब जल में खोलेंगे, या जल ना लिख के आप लिख सकते हैं यहाँ पर AQ, क्या बन जाएगा? Na प्लस ये हो गए KOH AQ, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो जो पदार्थ जल में घुलकर OH आयन देगा उसे बोलेंगे बेस। ये बेस हो गई। इन्होंने क्या काम किया? जल में घुले और OH आयन दे दिया। तो जल में घुलकर OH आयन देने वाले को बेस कहते हैं। अब आता है बच्चों आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और बेस। अब ब्रोनस्टेड एक साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी।
इन्होंने क्या कहा था अम्ल के बारे में? इन्होंने अम्ल को किस प्रकार बताया था कि अम्ल कौन से होते हैं? तो इन्होंने कहा था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। बेस कौन से होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन लेते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देंगे और क्षार वे पदार्थ हैं प्रोटॉन ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार क्या हुए? अम्ल तो है प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता। क्षार क्या हुए? प्रोटॉन ग्राही। अम्ल कौन से हुए? प्रोटॉन दाता, और क्षार कौन से हुए? प्रोटॉन ग्राही। अब एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताएंगे हम। HCl है और ये आ गया H2O, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अब H3O प्लस Cl। तो इसने क्या काम किया? H3O इसने प्रोटॉन दे दिया, HCl ने प्रोटॉन दे दिया इसे, तो ये क्या बन गया? अम्ल। और देखो इसके अलावा तो ये बन गया CH3O। ये भी देखो इसने अपना एक प्रोटॉन H2O को दिया, ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। एग्जाम्पल और देखो अलग प्रकार का बेस का एग्जाम्पल लिखिएगा अब आप। NH3 प्लस H2O। यहां पर क्या? अमोनिया ने एक प्रोटॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया? अमोनिया बेस। क्या बन गया? अमोनिया बेस बन गया। तो जो प्रोटॉन लेगा वह क्या होगा? बेस होगा, और जो प्रोटॉन देगा वह क्या होगा? अम्ल होगा। प्रोटॉन लेने वाला बेस, प्रोटॉन देने वाला अम्ल होगा। तो इस प्रकार से अम्ल और बेस को आपको समझा दिया गया कि अम्ल कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। प्रोटॉन को लेने वाला बेस होता है और प्रोटॉन देने वाला अम्ल होता है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों, अम्ल और बेस के बाद यहाँ पर एक लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में और आपको समझा देता हूं मैं। लुईस अम्ल तथा लुईस बेस। लुईस अम्ल लुईस बेस कौन से होते हैं बच्चों? लुईस अम्ल और लुईस बेस जो होते हैं लुईस अम्ल और लुईस बेस कौन से होते हैं? लुईस अम्ल तो वे होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ये हैं, देखो ये, तो ये क्या है, लुईस बेस है, लुईस बेस। क्योंकि ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन दाता है, ये इलेक्ट्रॉन दाता। अब देखिएगा यहां पर आता है BF3। BF3 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो ये लुईस एसिड बन गया, यह इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लुईस एसिड होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे लुईस एसिड होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लुईस बेस है। PH3 क्या कहलाएगा, लुईस बेस, लुईस बेस। और यहां पर हम देखें यदि Al सिंथेसिस क्या है, लुईस अम्ल। क्योंकि यहां पर जो N है, N के पास इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर, और जो यहाँ पर BF3 है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देता है, इसलिए अमोनिया क्या हुआ, लुईस बेस, और ये क्या हुआ, लुईस एसिड। तो इस प्रकार लुईस बेस और लुईस एसिड होते हैं, और इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि लुईस एसिड और लुईस बेस कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इन सब बातों को समझाने का बहुत प्रयास किया गया, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी। जब आप बोर्ड एग्जाम या होम एग्जाम बैठेंगे, तो होम एग्जाम में और या किसी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, तो आपको वहाँ पर ये जो आपको पढ़ाया गया है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये क्लासेस जो आपको कराई जा रही हैं, कहीं ना कहीं आपको इनका बेनिफिट 100% मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम, होम एग्जाम या किसी अदर कंपटीशन एग्जाम में भी। तो प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा उसमें आपको बहुत सारी नई बातें बताई जाएंगी, जैसे कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या होता है, इसके अलावा pH वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके अलावा आपको बताया जाएगा आयनिक गुणनफल क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सारी बातें, समान प्रभाव क्या होता है, ये सारी बातें आपको अगले आने वाले लेक्चरों में बताई जाएंगी। इसलिए आप सभी मन लगाकर बैठकर पढ़ें और लेक्चर को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके बोर्ड एग्जाम में या होम एग्जाम में या आपके एग्जाम से संबंधित हैं, वो सब आपको इस लेक्चर में करा दी गई हैं। यहाँ तक के और आगे जो लेक्चर होंगे बाकी बातें उनमें कराई जाएंगी। तो आप यदि इन्हें बहुत ध्यान से सुनेंगे और इन वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं सभी का लाभ होगा, और उस लाभ को उठाकर आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। देखिए बच्चों, ज्ञान वो शस्त्र होता है जिसका कवच यदि आप पहन लें तो आपकी हर तरह रक्षा करता है, हर तरह से आपकी रक्षा करता है। ये ज्ञान वो चीज़ है, वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी ना तो इसके चोरी होने का डर होता है और ना कभी इसके कम होने का डर होता है। तो यदि आप ये सब बातें ध्यान से सुने और अपने गुरुजनों की बातों को ध्यान से सुनकर और उनसे कुछ सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में, हर मुसीबत में ये बातें आपको बचाएंगी और आप एक ज्ञानी व्यक्ति बनेंगे, और ज्ञानी व्यक्ति का ही सम्मान होता है हर जगह। तो आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए, और बोर्ड एग्ज़ाम यदि आपके हैं तो उनमें भी, और होम एग्ज़ाम है उनमें भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। उसके बाद कंपटीशन जब एग्ज़ाम बैठेंगे आप, तो कंपटीशन में भी ये सारी बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी, और आप अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं और अपना एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से ही। जो विद्यार्थी पढ़ लिख कर
कभी उनका पढ़ाई लिखाई कभी खराब नहीं जाती, कभी न कहीं वो उनके काम आती है। तो मेरा कहना यही है आपसे कि आप लोग पूरे मन से इन लेक्चर को ध्यान से देखें और पढ़ें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के सामने आएंगे आपके सामने, और उसमें आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार।